हेलो व्यूअर, नमस्कार। आज हम लॉ फैकल्टी के एक नामचीन चेहरे से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट इशू पे हम उनसे बात करेंगे। और उनसे परिचय कराने से पहले हम उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना चाहते हैं। लोकप्रिय कहने का मतलब है कि वो हमारे लॉ फैकल्टी की शान हैं और लॉ फैकल्टी में इतना सिंसियर, पंक्चुअल और इतना अटेंटिव स्टूडेंट बहुत ही कम है। और उसमें आज हम जिनसे बात कराने जा रहे हैं उनके लिए ब्यूटी विथ ब्रेन जैसे फ्रेज का सही उपयोग किया जाता है और यह कहना का अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये ब्यूटी विथ ब्रेन है। तो आज हम आपको अपने लॉ फैकल्टी की शान मानसी पंत से इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। हेलो टू ऑल। ये मानसी पंत हैं, फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं और काफ़ी अटेंटिव रहती हैं। आज अपने व्यूअर्स को फॉरेन जजमेंट सीपीसी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर अपना इंट्रोडक्शन देना चाह रही हैं, अपना उस पर वक्तव्य रखेंगी। तो सबसे पहले मानसी पंत जी से हम ये जानना चाहेंगे कि आपका बीएचयू में एक्सपीरियंस जो रहा उसके थोड़े शॉर्ट में बताएं। बीएचयू को आप किस प्रकार देखती हैं और बीएचयू में आप कैसे आईं? बीएचयू में आने के पीछे क्या कारण था, इसको अपने व्यूअर को आप थोड़ा बताएं। एक्चुअली जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बीएचयू को जजेस फैक्ट्री कहा जाता है। तो बस यहाँ की जो पढ़ाई होती है, जिस तरीके से यहाँ पे मतलब जुडिशरी ओरिएंटेड पढ़ाई होती है यहाँ पर, और यहाँ पे फोकस भी उसी पे किया जाता है, उसी तरीके से पढ़ाया जाता है। तो बस यहाँ आने का काफ़ी हद तक इस बात पे मेरा डिपेंड करा डिसीजन कि यहाँ पे जो पढ़ाई होती है वो जुडिशरी ओरिएंटेड होती है। और चूँकि मुझे आगे चल के उसी पे जुडिशरी के लिए ही मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं टॉपिक पर आने से पहले मानसी पंत जी से जानना चाहूँगा कि आप जुडिशरी पर फोकस कर रही हैं और काफ़ी लाइब्रेरी का भी उपयोग करती हैं, जुडिशरी के लिए काफ़ी बुक्स पढ़ते रहती हैं। तो मैं जानना ये चाहूँगा कि महिलाओं का योगदान जुडिशरी में बहुत कम है, कम महिलाएं उसमें भाग ले रही हैं, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? एक्चुअली महिलाएं कम भाग ले रही हैं ये कहा नहीं जा सकता है अभी इस समय, क्योंकि अभी काफ़ी बड़ा है, मतलब पहले के हिसाब से। अब मैं एक एग्जांपल रख रहा हूँ कि बीएचयू लॉ फैकल्टी में 300 लोग में मुश्किल से 30-32 महिलाएं हैं, लड़कियों की संख्या है। तो ये संख्या कम है, महिलाएं कम रुचि रख रही हैं लॉ फील्ड में। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? यही है कि एटमॉस्फेयर कोर्ट में, प्लस यहाँ पे ना लीगल सर्विसेज में, जैसे ये जो लिटिगेशंस होता है यहाँ पे, इट्स नॉट इजी फॉर ए वुमेन टू सर्वाइव। मतलब इजी तो किसी के लिए भी नहीं है, फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए इजी नहीं है। मैंने 10 दिन या कुछ दिन मैंने की थी, इंटर्नशिप की थी कानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एंड देयर आई सॉ कि बहुत पुअर कंडीशंस हैं इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की। वहाँ पे ना ही तो सही से अभी जस्टिस दिया जा रहा है, डिलीवर किया जा रहा है। कोर्ट्स 20-20 साल से केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स में, ठीक है, और अभी भी लोग आ रहे हैं और इतनी बुरी कंडीशंस में वो आ रहे हैं, पता नहीं किस तरीके से वो अपनी वहाँ पे हियरिंग पे प्रेजेंट हो रहे हैं। उसके बाद भी एडजॉर्नमेंट मिल जा रहा है, केस की हियरिंग सही टाइम पे नहीं हो पा रही है, और वो भी बहुत सिली रीजंस दे के एडजॉर्नमेंट दे दिया जा रहा है। तो मैं ये देख रही हूँ ना कि एटमॉस्फेयर सही नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। पेंडेंसी ऑफ कोर्ट तो काफ़ी एक बहुत बड़ा इशू है, डिबेटेबल इशू है, लेकिन एटमॉस्फेयर भी सही नहीं है ना एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। विमेंस मतलब एक तरीके से देखा जाए तो पहले ये अभी उठा भी था ये मुद्दा कि वॉशरूम्स की होनी चाहिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल, सेपरेट वॉशरूम्स फॉर विमेन, बट मैंने देखा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में इतनी अच्छी कंडीशंस में नहीं है वॉशरूम। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी विमेंस को काफ़ी हद तक रोक रही हैं इस फील्ड में आने के लिए। स्कोप देखना है लिटिगेशन का। एनएलयूज़ के बच्चों को ज़्यादा प्रेफर कर लेती हैं, जैसे हायर कर लेती हैं फर्म्स, और इस तरीके मतलब हम जैसे जहाँ पे पढ़ रहे हैं लॉ स्कूल बीएचयू में, तो इनको थोड़ा सा कम प्रेफरेंस दी जाती है। प्लस हम लोग 3 ईयर एलएलबी कोर्स के हैं, इसलिए भी थोड़ा सा कम दी जाती है। एनएलयूज़ के लिए ज़्यादा करी जाती है लिटिगेशन में। जैसा कि आपने बताया कि 3 ईयर कोर्स और 5 ईयर कोर्स में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है। 5 ईयर कोर्स जो है स्पेसिफिक लॉ ओरिएंटेड होता है। 3 ईयर्स कोर्स और 5 ईयर कोर्स में आप किस प्रकार का अंतर देखती हैं? 3 ईयर कोर्स में ना काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स एक बहुत कम ड्यूरेशन में पढ़ा दिए जाते हैं, एंड इनफैक्ट काफ़ी सारी चीज़ें तो स्किप भी कर दी जाती हैं। जैसे कंपटीशन लॉ आजकल के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ाया गया हम लोगों को। जैसे SRA विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट फील्ड इस समय, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, आई मीन जनरल क्लाउजेज एक्ट। हाँ, इतना सारा हम देख रहे हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं सिविल लॉज में। और फिर उसके बाद उस पर अगर आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करानी है तो आपको SRA के अंडर पे जाना पड़ेगा ना, लेकिन लिमिटेशन नहीं पढ़ाया गया वो, बिकॉज हमारे पास ना पीरियड बहुत कम है और सब्जेक्ट्स कवर करने के लिए लॉ सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं।
इस वजह से काफ़ी कुछ हड़बड़ी में, और ऊपर से हम लोग कोरोना वाला बैच है तो बहुत बुरी कंडीशंस हैं, तो इस वजह से कोरोना बैच में हम लोग जैसा कि 2 साल हम लोग ऑनलाइन मोड में पढ़े और अभी 1 साल आप ऑफलाइन मोड में पढ़े, क्या अंतर पाते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में? अंतर तो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहली बात तो अटेंडेंस का कंपल्शन, ऑनलाइन मोड में अटेंडेंस कंपलसरी नहीं थी इतना, तो और ऑफलाइन में है, कंपलसरी है। प्लस हमने ये देखा ना कि ऑफलाइन में काफ़ी हद तक ज़्यादा समझ में आता है, ऑनलाइन में ना घर पे बैठ के पढ़ना इज़ नॉट दैट। एक माहौल क्रिएट हो जाता है जहाँ एक दूसरे को देख करके लोग पढ़ते हैं। तभी तो कहा गया है संगम, कंपटीशन दिखता है आंखों के सामने। मतलब बुद्ध का कहा हुआ बात बिल्कुल सही है कि संगम शरणम गच्छामि, की संघ में आओ तभी यहाँ शिक्षा मिलेगी। तो शिक्षा के लिए लोग के बीच आई थिंक कि लाइब्रेरी भी एक बहुत ही अच्छा प्लेस है ना, क्योंकि बिकॉज हम लोग देखते हैं ना कि आसपास की बच्चे पढ़ रहे हैं, वो लोग कॉन्टिन्यूसली, उनकी सिटिंग कैपेसिटी अच्छी है, हम ये सारी चीज़ें देखते हैं ना, तो फिर इम्प्रूव करने का और मन करता है कि हाँ स्कोप है अभी इम्प्रूवमेंट का। घर पे बैठे रहेंगे, कंपटीशन कहीं कुछ दिखेगा नहीं, सिर्फ खुद को ही देखेंगे तो सोचेंगे 4 घंटे पढ़ लिया इनफ है आज के लिए। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि बच्चे 8-8 घंटे बैठे रहते हैं और पढ़ रहे हैं सुबह से आके। जैसे हम साइबर लाइब्रेरी या सेंट्रल में जाके देखते हैं तो एक तरीके से मोटिवेशन आता है कि अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं, हम भी कर सकते हैं। तो इससे हमारे अंदर भी इम्प्रूवमेंट होता है, जबकि ऑनलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हम अपने व्यूअर को बता देना चाहेंगे कि मानसी पंत लाइब्रेरी का काफ़ी उपयोग करती हैं, लाइब्रेरी में काफ़ी देर तक पढ़ती हैं, रात के 8 बजे लाइब्रेरी से जाती हैं और यहाँ ये लाइब्रेरी का जो सिस्टम है वो लड़कियों के लिए काफ़ी उपयुक्त है, क्योंकि बस की सुविधाएं भी रात में हैं। हमारी फैकल्टी से इनके हॉस्टल तक बस जाती हैं, रात को भी इनको बस छोड़ा जाता है डेस्टिनेशन तक। और यहाँ के हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में बताएं, जैसा कि हम जानते हैं कि आप हॉस्टल में रहती हैं, तो उस हॉस्टल सुविधा के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। हॉस्टल बहुत अच्छा है, एक नॉमिनल फ़ीस लेकर वो काफ़ी सारी सर्विसेज फैसिलिटीज़ वहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन अभी ठंडी था, ठंडी के मौसम में हम लोगों के हॉस्टल में गीज़र लगा हुआ है, तो कोई पानी प्रॉब्लम ही नहीं है गर्म पानी की। इनफैक्ट वो 20 मतलब हमेशा पूरे साल लगा रहता है, मतलब यूज़ में आप कभी भी उसको ला सकते हैं। बट नॉर्मली एक इंसान उसे ठंडी में ही लाएगा ना, तो बस गीज़र है ठंडी के लिए, और गर्मियों में एक वाटर कूलर में ठंडा पानी मतलब आता सारी है। मूलभूत सुविधाएं बहुत कम फीस में मिलती हैं। हाँ। आपको बहुत कम पैसे दे करके सारी सुविधाएं मिल रही हैं। हाँ। और आप हमारे व्यूअर्स को यहाँ ऑफलाइन मोड में जो पढ़ाई की और जो ऑनलाइन मोड में की, तो ऑफलाइन मोड में जो 1 साल यहाँ बिताया उसका एक्सपीरियंस को शेयर करें। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और सबको जानने का मौका मिला, जिनको मतलब ऑनलाइन में काफ़ी लोगों के नाम भी नहीं जानते थे, लेकिन हम जानते भी नहीं थे कि कौन कौन है। तो ऑफलाइन में आके जानने का मौका मिला सामने से कि कैसे हैं लोगों के बारे में, उनकी राय जानने का मौका मिला, जैसे करंट इश्यूज़ पे लोग क्या क्या राय रखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें नॉलेज इन्हेंस ही हुई है ऑफलाइन क्लासेस से। तो ऑफलाइन क्लासेस फार बेटर देन ऑनलाइन। अब हम मानसी पंत से एक और सवाल का जवाब चाहते हैं कि BHU का जो कैंपस है वो कितना वुमेन फ्रेंडली है, किस प्रकार से यहाँ महिलाओं को BHU कैंपस एक सेफ़ कैंपस महसूस होता है? एक्चुअली BHU कैंपस बिल्कुल सेफ़ है विमेंस के लिए, बट बस थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो हर जगह हम फेस करते हैं, कहीं भी चले जाएं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो होती है, बट स्टिल BHU इज़ फार सेफर देन अदर कैंपस। ठीक है, और ठीक है, आज तक मेरे को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है BHU में। ठीक है, अब तो बस सर्विस भी स्टार्ट हो गई है, फैसिलिटी टिल 10 PM अब विमेंस के लिए बस फैसिलिटी अवेलेबल है। तो अब आप कहीं भी हो तो बस आपको मिल जाएगी। एक और तीखा सवाल है इससे कि पुरुषों के लिए, खासकर लड़कों के लिए BHU का कैंपस 24 आवर ओपन होता है, जबकि यहाँ हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के लिए हॉस्टल का एक क्राइटेरिया है कि रात के 10 बजे के बाद आपको निकलना नहीं है, या रात के 10 बजे तक आपको इंटर कर जाना है। तो इससे आप किस प्रकार से देखती हैं? अब रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस तो हर जगह होते हैं, फंडामेंटल राइट भी एब्सोल्यूट तो नहीं है, तो होते हैं रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस, उनके अकॉर्डिंग वो रीज़नेबल है जहाँ तक वो देखते हैं। इनफैक्ट अगर घर पे भी रहें तो थोड़ा सा पेरेंट्स भी इस चीज़ के लेके कंसर्न होते ही हैं। हर पेरेंट्स सोचता है कि बच्चा टाइम पे घर आ जाए,
तो उसी तरीके से वो भी हमारे गार्जियन की तरह हैं और वो भी यही सोच रहे हैं कि टाइम से सब लोग सेफली हॉस्टल के अंदर आ जाएं। बट स्टिल हम लोग उसके बाद भी आ सकते हैं, जैसे 10 बजे है टाइम लिमिट, उसके बाद भी आप आ सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ लाइक आपको एंट्री करनी पड़ेगी रजिस्टर में, अपना नाम लिखना पड़ेगा, टाइम लिखना पड़ेगा, और अगर आप सच में जेन्युइन रीज़न की वजह से बाहर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग अंदर आने भी देते हैं और आप वैसे भी आपको अंदर आने दिया जाएगा। बहुत लेट हो रहे हैं, जैसे 1 बजे आ रहा है कोई, 2 या 3 बजे आ रहा है, तब वो शायद थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे को अभी तक इतना लेट नहीं हुआ तो उस बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। बट हाँ, 11-12 बजे तक आप हॉस्टल में एंट्री लीजिए, आप रजिस्टर में अपना नाम लिखिए और आप अंदर जाइए, नो प्रॉब्लम। मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। धन्यवाद।